अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने बायोलॉजी के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में, बार आवरी के बाद की तब्दीलियाँ। मैंने आपको बताया था कि बार आवरी के अमल के बाद जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी इब्तदाई दरुन तुख़्मी मरकज़ा है, वो बाद में नमू पाकर तग़ज़ियाती नसीज दरुन तुख़्म को तैयार करता है। ये पहली तब्दीली है बार आवरी के बाद। दूसरी तब्दीली है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि जनीन की नशोनुमा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जनीन की नशोनुमा के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब ध्यान में रखिए, एक जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, जो कि सिनगैमी के नतीजे में तैयार हुआ है, ये डिप्लॉइड जाइगोट का नमू पाकर इम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, इम्ब्रियो में तब्दील होना, इस अमल को इम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहा जाता है? इम्ब्रियोजेनेसिस यानी जनीन खैजी कहा जाता है, जनीन खैजी। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि जनीनी थैली में माइक्रोपाइल सिरे की जानिब डिप्लॉइड जाइगोट मौजूद है, जबकि कैलाजा सिरे की जानिब ये जो वस्ती दरमियानी खलिया है जो कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाता है, ये बाद में नमू पाकर दरुन तुख़्म में तब्दील हो जाएगा। तब ये जाइगोट या जुगता बाद में नमू पाकर जनीन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान में रखिए, सुराखचा सिरे की जानिब ही ये जाइगोट नमू पाकर जनीन में तब्दील होता है। लेकिन जाइगोट का जनीन में तब्दील होने का अमल कब शुरू होगा? जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इब्तदाई दरुन तुख़्मी खलिया, अपनी शुरुआत के मराहिल में एक थोड़ी सी तग़ज़ियाती नसीज अगर ये तैयार कर लेता है। तग़ज़ियाती नसीज कौन सी होती है? एंडोस्पर्म यानी कि दरुन तुख़्म। ठीक है, ये तग़ज़ियाती नसीज कौन सी है? दरुन तुख़्म है। दरुन तुख़्म की कुछ मकदार तैयार हो जाने के बाद इस मकदार का इस्तेमाल ये डिप्लॉइड जाइगोट करता है और जनीन की नशोनुमा का आगाज़ का अमल शुरू होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये जाइगोट जब अपने अतराफ में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार कर लेता है, तब इस जाइगोट को oospore कहा जाता है। ठीक है, इस जाइगोट को क्या कहते हैं? oospore कहते हैं। ये oospore सबसे पहले ट्रांसवर्सली यानी कि अर्जी तौर पर तकसीम होगा। अर्जी तौर पर तकसीम होने के नतीजे में एक बड़ा खलिया सुराखचा सिरे की जानिब, ध्यान में रखें, सुराखचा सिरे की जानिब लार्जर सेल, कैलाजल एंड की जानिब स्मॉलर सेल। ये लार्जर सेल कहलाता है सस्पेंसर इनिशियल, या इसी का दूसरा नाम है बेसल सेल। ठीक है, जबकि कैलाजा सिरे की जानिब मौजूद छोटा खलिया, ये खलिया टर्मिनल सेल या इम्ब्रियोनल सेल कहलाता है, इम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, अब ये तवज्जो दीजिए इस चीज़ को, ये जो टू सेल्ड कंडीशन में जो जाइगोट मौजूद है, इस टू सेल्ड कंडीशन वाले जाइगोट को हम प्रो इम्ब्रियो भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? टू सेल्ड प्रो इम्ब्रियो। ठीक है, टू सेल्ड प्रो इम्ब्रियो में कैलाजा सिरे की जानिब का खलिया छोटा,
जबकि माइक्रोपाइल सुराखचा सिरे की जानिब पर खलिया बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा खलिया सस्पेंसर इनिशियल या बेसल सेल, ये छोटा खलिया टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्या होगा, ध्यान में रखिए, ये जो सस्पेंसर इनिशियल या बेसल सेल है, ये बेसल सेल लगातार तूली तकसीम, लगातार एक ही जाविये में अर्जी तौर पर तकसीम होकर 6 से लेकर 10 खलियात की एक लंबी कतार तैयार करता है। ठीक है, खलियात की एक लंबी कतार तैयार करता है। कितने खलियात? 6 से लेकर 10 खलियात की लंबी कतार। इस लंबी कतार को सस्पेंसर कहा जाता है। कौन से खलिये में हो रही है ये तब्दीली? ध्यान में रखिए, सस्पेंसर इनिशियल में। सस्पेंसर इनिशियल जो कि सुराखचा सिरे की जानिब का बड़ा खलिया है, ये बड़ा खलिया लगातार मसावी तौर पर अर्जी तकसीम के नतीजे में 6 से 10 खलियात की एक लंबी कतार तैयार करता है। इस लंबी कतार को सस्पेंसर कहा जाता है। इस लंबी कतार सस्पेंसर में सबसे निचला खलिया, सस्पेंसर का सबसे निचला खलिया, ये खलिया फूल जाता है, ये खलिया फूल जाता है और ये फूला हुआ खलिया हॉस्टोरियम का फेल अंजाम देता है। हॉस्टोरियम क्या है? ये हॉस्टोरियम इस जनीनी थैली से, ये जो जनीनी थैली है, इस जनीनी थैली से इस नमू पाने वाले इम्ब्रियो को जोड़े रखता है, चिपकाए रखता है। ठीक है, अब यही सस्पेंसर का सबसे ऊपरी खलिया ये कहलाता है हाइपोफाइसिस। इसको क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये सारी तब्दीलियां यहाँ हो रही। अब ये सस्पेंसर जो लगातार अर्जी तकसीम के नतीजे में 6 से 10 खलियात की एक लंबी कतार जो तैयार हो रही, इसका फंक्शन क्या है? दरअसल इम्ब्रियोनल सेल से इम्ब्रियो तैयार होगा। ठीक है, ये इम्ब्रियो यहाँ जनीनी थैली में तैयार शुदा जो ट्रिप्लॉइड नसीज है, जिसको हम दरुन तुख्म कहते हैं, ये सस्पेंसर इस इम्ब्रियो को ऊपर धकेलता है ताकि यहाँ तैयार शुदा जो तग़ज़ियाती नसीज एंडोस्पर्म को बतौर ग़िज़ा ये इम्ब्रियो हासिल कर सके। अब हमको ये देखना ये है कि ये इम्ब्रियोनल सेल में या टर्मिनल सेल में क्या तब्दीली होती है। ठीक है, अब हम इस टर्मिनल सेल यानी इम्ब्रियोनल सेल की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर तवज्जो दीजिए, ये लंबा 6 से 10 खलियात की लंबी कतार जिसको सस्पेंसर कहेंगे। सस्पेंसर का सबसे निचला खलिया जसामत में बड़ा है, जनीनी थैली को पकड़े रखा हुआ है। ये खलिया क्या कहलाएगा? हॉस्टोरियम। जबकि सस्पेंसर का सबसे ऊपरी खलिया हाइपोफाइसिस कहलाता है। ठीक है, हाइपोफाइसिस। अब हमको ये मालूम है कि ये जो टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल सेल क्या करेगा? ये टर्मिनल सेल इब्तिदा में तो तूली तौर पर तकसीम होगा। कितने खलियात हासिल हुए? 2 खलियात। बाद में एक दूसरे के खायमा जाविये से खायमा जाविये के तौर पर 2 अर्जी तकसीम, ध्यान में रखिए, एक तूली तकसीम, एक अर्जी तकसीम, बाद में 2 तूली तकसीम।
नतीजतन 8 खलियात का मजमुआ यहाँ पर जमा होता है। नतीजतन कितने खलियात? 8 खलियात। ध्यान में रखिए, जो टर्मिनल सेल यानी एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल इब्तिदा में तो एक अर्जी तकसीम और 2 तूली तकसीम, एक ये और एक सीधे जाविये से, ठीक है, एक अर्जी तकसीम 2 तूली तकसीम, एक तूली तकसीम के नतीजे में 2 खलियात 4 खलियात में तकसीम हुए, दूसरी तकसीम इसी के राइट एंगल सीधे जाविये से, क़ायमा जाविये से, तब यहाँ पर 8 खलियात का मजमुआ, टोटल कितना? 8 खलियात का मजमुआ जमा होता है। इस कंडीशन को 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और बकिया 4 पीछे खलियात मौजूद हैं। अब ये 8 खलियात वाला जो प्रो एम्ब्रियो है, इस प्रो एम्ब्रियो को, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो, इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो। ध्यान में रखिए, ऑक्टेंट 8 खलियात वाले, 8 खलियात वाला। ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो में खलिए क्या? निचला 4 घेर वाला, 4 खलवी घेरा, 1 2 3 4, 2 पीछे, 2 सामने और 2 पीछे, ये जो निचला घेरा है, ठीक है, ये ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो का जो निचला घेरा, जिसमें कितने खलियात हैं? 4 खलियात। ये 4 खलियात आगे जाकर सबसे पहले हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाते हैं, ठीक है। निचला घेरा, ध्यान में रखिए, 8 खलियात में से निचला जो घेरा है, जो 4 खलियों पर मुश्तमिल है, ये निचला घेरा आगे नमू पाकर हाइपोकोटाइल और रेडिकल को बनाएगा। तो ये ऊपर के 4 खलियात का घेरा, 1 2 और 2 पीछे, ऊपरी यानी ये ऊपरी घेरा, ये ऊपरी घेरा कितने खलियात पर मुश्तमिल? 4 खलियात पर मुश्तमिल। ये ऊपरी घेरा आगे जाकर प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ध्यान में रखो कि ये ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो जिसमें एम्ब्रियोनल सेल एक अर्जी और 2 तूली तकसीम के नतीजे में 8 खलियात पर मुश्तमिल एक एम्ब्रियोनल मास तैयार कर रहा है। इस एम्ब्रियोनल मास में निचले 4 खलियात वाला जो घेरा है, ये आगे जाकर हाइपोकोटाइल और रेडिकल से जड़ तैयार होती है, ठीक है, मोल। अब ऊपरी जो घेरा है प्लूम्यूल यानी अखवा, अखवे से तना तैयार होगा, कॉटिलिडन्स तैयार होते हैं, ठीक है। अब ध्यान में रखिए, अब ये जो हाइपोफाइसिस है, ये हाइपोफाइसिस फिर से तकसीम होता जाएगा। हाइपोफाइसिस फिर से तकसीम होगा और तकसीम के नतीजे में ये रेडिकल का कुछ हिस्सा भी तैयार करेगा, और साथ ही साथ रूट कैप यानी कि जड़ टोप को भी बनाने में हिस्सा लेता है। कौन? हाइपोफाइसिस किसको बोल रहे हैं? सस्पेंसर का सबसे ऊपरी खलिया। ये खलिया बाद में फिर तकसीम होगा, यहाँ खलियात का मजमुआ तैयार होगा। ये खलियात का मजमुआ आगे जाकर रेडिकल का कुछ हिस्सा बनाएगा, साथ ही साथ रूट कैप की भी तैयारी में इस्तेमाल होता है। अब क्या है रूट कैप? अब ये ध्यान में रखिए, ये जो ऑक्टेंट है, ठीक है, ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो, ये ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो में ये जो ऊपरी घेरे के जो खलियात हैं, ये ऊपरी घेरे के, ठीक है, ऊपरी घेरे के खलियात क्या बनाते हैं? प्लूम्यूल और कॉटिलिडन।
ये ऊपरी घेरे के खलियात कई जावियों से तकसीम होना शुरू होते हैं, कई जावियों से तकसीम होना शुरू होते हैं। नतीजतन एक हार्ट शेप्ड दिलनुमा साख्त तैयार होती है, हार्ट शेप्ड साख्त तैयार हो जाती है, क्योंकि ऊपर का जो घेरा है, ऊपर का घेरा, ये तो हो गया सस्पेंसर, ये हो गया हाइपोफाइसिस, ये हो गया हॉस्टोरियम, और ये यहाँ पर कई खलियात लगातार, यानी यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपरी घेरा है, ऊपरी घेरे के जो खलियात होते हैं, ये खलियात कई जावियों से तकसीम होते हैं। कई जावियों से तकसीम होने के नतीजे में एक हार्ट शेप्ड दिलनुमा साख्त तैयार होगी। इसे हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। इस हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो में ये दो जानिबी हिस्से, ये हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो में ये दो जानिबी हिस्से बाद में नमो पाते हुए इस तरह से कॉटिलिडन्स को तैयार करेंगे। ठीक है, कॉटिलिडन्स को तैयार करेंगे। ये बाद में कॉटिलिडन्स को तैयार करेंगे, जबकि इसी का राशि सिरा, ये हार्ट शेप का ये जो राशि सिरा है, ये राशि सिरा प्लूम्यूल को बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लूम्यूल को बनाएगा। ठीक, अब ध्यान में रखिए, ये प्लूम्यूल तो यहाँ तैयार हुआ, जिससे जड़ तैयार होगी। यहाँ रेडिकल वाला हिस्सा है, रेडिकल वाला हिस्सा, यहाँ रेडिकल के साथ ये हाइपोकोटाइल वाला हिस्सा है। हाइपोकोटाइल और ये कॉटिलिडन्स, ध्यान में रखिए, ये हाइपोकोटाइल और ये कॉटिलिडन्स फिर से बढ़ने के नतीजे में और मज़ीद बढ़ने के नतीजे में ये इस तरह से ये मुड़ने लगते हैं। ठीक है, ये बढ़ने के नतीजे में यहाँ पर जो साख्त इस तरह से ज़ाहिर होती है, ये साख्त जो ज़ाहिर होती है, इस साख्त को हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नालनुमा हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, घोड़े के नालनुमा प्रो एम्ब्रियो या जनीन। ठीक है, पहले तो हार्ट दिलनुमा साख्त तैयार हुई, ये लगातार ये कॉटिलिडन्स और ये हाइपोकोटाइल के बढ़ने के नतीजे में कॉटिलिडन्स भी बढ़ने लग गए, हाइपोकोटाइल भी बढ़ने लग गया। नतीजतन क्या हो गया, हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नालनुमा साख्त तैयार हुई। इसको हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो कहा जाता है। अब ध्यान में रखिए, जब ये घोड़े के नालनुमा साख्त तैयार होती है, तब ये कॉटिलिडन्स मज़ीद बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर एक कर्वेचर तैयार हो जाता है। ठीक है, कॉटिलिडन्स क्या करेंगे, मज़ीद बढ़ने लगते हैं और इस तरह का एक कर्वेचर साख्त यहाँ पर तैयार होने लगता है। तो इस तरह से कर्व्ड एक मुकम्मिल एम्ब्रियो या जनीन यहाँ पर तैयार होता है। एक दाला नबातात और दो दाला नबातात दोनों में जनीन की नशोनुमा का जो अमल है, ये जनीन की नशोनुमा का अमल अप टू द ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो सेम होती है। ध्यान में रखिए, ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो किसको बोल रहे हैं, हमको ये मालूम है कि इतनी साख्त, यहाँ जो ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो तैयार होने तक चाहे एक दाला नबातात हो या चाहे दो दाला नबातात, एक दाला और दो दाला नबातात में इस ऑक्टेंट स्टेज तक का जनीन का डेवलपमेंट का अमल सेम होता है।
लेकिन आगे बाद में फिर तब्दीलियां ज़ाहिर होती है। तब्दीलियां किस तरह की ज़ाहिर होंगी? हमको ये मालूम है कि दो दाला नबातात में दो कॉटिलीडन्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो हासिल होगा, जबकि एक दाला नबातात में सिर्फ एक तन्हा कॉटिलीडन होता है। ठीक है, एक दाला नबातात में इस तरह से दो कॉटिलीडन्स की ज़रूरत नहीं है, हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक तन्हा कॉटिलीडन मौजूद होता है। अब उसको हमको देखना है। ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो तक दोनों के डेवलपमेंट का अमल सेम है, लेकिन एक दाला नबातात में एक तन्हा जो प्रो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, यहाँ पर तन्हा जो कॉटिलीडन तैयार हो रहा है, तन्हा कॉटिलीडन तक तो नशोनुमा का अमल सेम है। इसको हम बोलेंगे ये सस्पेंसर वाला हिस्सा। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि ये कॉटिलीडन, ये मुकम्मिल क्या है? कॉटिलीडन। एक दाला नबातात की बात कर रही हूँ मैं। ये कॉटिलीडन टर्मिनल पोजीशन पे, कॉटिलीडन कहाँ पर होगा? ये एक तन्हा ढाल शील्ड की शक्ल में। ठीक है, ये राशि टर्मिनल मुकाम पर, टर्मिनल पोजीशन पर एक तन्हा ढाल की शक्ल में कॉटिलीडन एक दाला नबातात में तैयार होंगे। ठीक है, जबकि प्लूम्यूल वाला हिस्सा इस कॉटिलीडन के राशि सिरे पर होता है, सॉरी जानिबी सिरे पर होता है। प्लूम्यूल कहाँ पर होगा? इस तरह से लैटरल पोजीशन पर होगा। लैटरल पोजीशन पर प्लूम्यूल, ये टर्मिनल यानी राशि मुकाम पर कॉटिलीडन तैयार होंगे। ठीक है, अगर हम एक दाला नबातात के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में देखें, जनीन की नशोनुमा के बारे में देखें, तब हमको ये पता चलता है कि ये जो तन्हा कॉटिलीडन है, जो एक शील्ड की शक्ल में इस जनीन को, ये तन्हा कॉटिलीडन, ध्यान में रखिए, तन्हा कॉटिलीडन जो कि एक शील्ड की शक्ल में, तन्हा शील्ड की शक्ल में इस जनीन को ढांके हुए है, इस कॉटिलीडन को सूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूटेलम। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिए कि एक प्रोटेक्टिव शीट भी यहाँ मौजूद है। ये प्रोटेक्टिव शीट यहाँ पर मौजूद है। कौन सी शीट? जो कि यहाँ पर मौजूद जो प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल को ढांके हुए जो हिफाजती गिलाफ मौजूद है, इस हिफाजती गिलाफ को कोलियोप्टाइल कहते हैं एक दाला नबातात में। जबकि ऐसी ही एक शील्ड जो कि रेडिकल को ढांके हुए है, ये कोलियोराइजा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? कोलियोराइजा। प्लूम्यूल को ढांकने वाली शीट जो है वो क्या कहलाएगी? कोलियोप्टाइल। जबकि रेडिकल को ढांकने वाली जो शील्ड है, ये शीट या शील्ड क्या कहलाती है? कोलियोराइजा कहलाती है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम में बाज़ दफ़ा ये डायग्राम दी जाती है और आपको लेबलिंग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एक दाला नबातात में ध्यान में रखिए, इस डायग्राम पर आपको तवज्जो देना है। एग्ज़ाम में ये डायग्राम खुद ब खुद दी जाएगी और आपको लेबल करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ दो दाला नबातात की जनीन के नशोनुमा के बारे में अगर हम देखते हैं, तब हमको ये मालूम है कि ये जनीनी थैली, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, बैज़े की साख्त है। बैज़े की साख्त में इस जनीनी थैली के अंदर ये ट्रिप्लॉइड खलियात की नसीज एंडोस्पर्म है और ये नमू पाने वाला जनीन है। जनीन जैसे जैसे नमू पाता जाता है, ये इस एंडोस्पर्म को बतौर ग़िज़ा हासिल कर लेगा। ठीक है, आमतौर पर दो दाला नबातात में यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हॉर्स शू शेप्ड साख्त हुई, अब बाद में यहाँ पर इसमें कर्वेचर ज़ाहिर हुआ। क्यों? क्योंकि कॉटिलीडन्स लगातार बढ़ते जाएंगे, तब एक कर्वेचर, एक
मुड़ी हुई साख्त यहाँ पर जाहिर होगी। और अगर ये नमू पाने वाला जनीन मुकम्मल तौर पर इस एंडोस्पर्म में मौजूद ग़िज़ा को हासिल कर लेता है तो बीज या सीड में किसी किस्म का कोई एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होगा। ऐसा बीज नॉन एंडोस्पर्मिक यानी गैर दरून तुख़मी बीज कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है आपको, अमले बार आवरी या डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डिप्लॉयड जुगता जाइगोट जो कि नमू पाकर जनीन में तब्दील हो जाएगा, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नमू पाकर दरून तुख्म में तब्दील हो जाएगी। दरून तुख्म की नशोनुमा और जनीन की नशोनुमा दोनों भी बिलतरतीब वाक़ हो रही है। एंडोस्पर्म की कुछ मकदार तैयार हो जाने के बाद जनीन की नशोनुमा का आगाज़ होगा। जनीन की नशोनुमा के अमल को क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस, जनीन खेजी। तो जनीन की नशोनुमा का अमल सुराखचा सिरे की जानिब, जबकि एंडोस्पर्म क्या लज़ा सिरे की जानिब मौजूद है। तो इस तरह से मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हुए एक ऑक्टेंट स्टेज, दूसरा हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो, तीसरा हॉर्स शू शेप्ड प्रो एम्ब्रियो, नेक्स्ट लास्ट स्टेज में इस तरह का कर्वेचर हासिल होता है। ये कब किस में होगा? दो दाला नबातात में। एक दाला नबातात और दो दाला नबातात में जनीन की नशोनुमा का अमल ये 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो हासिल हुए तक सेम रहेगा। बाद में तब्दीलियां जाहिर होंगी क्योंकि दो दाला नबातात में 2 कॉटिलीडन्स की तैयारी के लिए हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो हासिल होगा, तो एक दाला नबातात में एक तन्हा कॉटिलीडन यहाँ पर तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ तक रहने दें। नेक्स्ट पीरियड में हम बहुत जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अल्लाह हाफिज़।